नमस्कार भाई सभी लोगों को आर्थ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अलग अलग पदों पर चयन लिया है। और अब मैं चाहूंगा कि रोहित सर और सभी चयनित विद्यार्थियों का आप सभी लोग खड़े होकर तालियों बजाकर स्वागत करें। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है और चयनित बच्चों, उनके माता पिता और उनके परिवार सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं चाहूंगा कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी लोग खड़े हो जाएं, हम लोग जनगण मन करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जब आप किसी को चुनते हैं, किसी चीज को चुनते हैं, तो फिर उसके बाद साथ धोखेबाजी ठीक नहीं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आप एक दिन चुन लेते हैं और उसके साथ हमें लगातार चलना होता है। तो क्योंकि जो चीज अच्छी होती है उससे प्रेम स्वाभाविक है। पढ़ाई ज्ञान ये प्रेम जैसा है कि आपने उसको प्रेम कर लिया। इसके बीच में आता है कि बहुत बहुत विभिन्न तरीके की अलग अलग समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उनसे हम कई बार बचने के चक्कर में, अपनी पढ़ाई से बचने के चक्कर में अपनी दूसरी समस्या को उसके सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप कभी सोचिए कि जिस समस्या को आपने पहले चुन लिया है प्रेम के रूप में, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। और जब एक बड़ी समस्या सामने खड़ी है तो उससे बाद की छोटी छोटी समस्याओं का अर्थ क्या रह जाता है। तो इसी को हम आइसोलेशन बोलते हैं। कलाम साहब ने इसको आइसोलेशन कहा है। इफ यू वांट टू सक्सेसफुल फॉर इन योर लाइफ यू हैव टू आइसोलेट फॉर सम टाइम। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ समय के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। तो आपको आइसोलेशन आवश्यक है। जब आप किसी एक चीज पे बहुत बुरी तरह केंद्रित हैं तो आप किसी और चीज से आइसोलेट हो ही जाएंगे। आलस्य से तो लड़ना होता है, लगातार हमें उसके साथ लड़ना होता है, तब जाकर कहीं हम इस स्टेज तक के चयन पाते हैं। सिलेक्शन अलग अलग पदों पर बहुत सारे बच्चों को, लेकिन हमने तो आपको पिछले दिन सूचित किया था कि जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे पिछले कुछ एग्जाम से चयनित होकर पोस्टेड है या बाहर है वो नहीं उपस्थित हो पाए, उनके बीच में उसके अलावा जो बच्चे उपस्थित थे वो यहाँ आए हुए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही चीज पे लगातार प्रयास करें। जो चयन लेते हैं उनके बीच ये सबसे खास बात पाई जाएगी। अगर आप गलत चीजों पे काम करते रहेंगे तो कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, या फिर आपको जितनी क्षमता आप रख सकते हैं उससे कम पद पे आपको संतोष रखना पड़ेगा। एक नंबर वाली कहानी बड़ी पॉपुलर होती है, 1 2 3 4 5 6। एक नंबर एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अब अगर 1 2 3 4 5 6 आपका एक नंबर है तो उसमें आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर है वो 1,23,000 समथिंग ऐसे करते हुए। अब उसमें हम किस नंबर पे काम कर रहे हैं और वो उसी हिसाब से बड़ा होगा। कुछ लोग 6 को चुनेंगे, 6 सबसे बड़ा है, 6 को बढ़ा के 9 कर देते, नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन 6 को बढ़ा के अगर आपने 9 किया तो सिर्फ 3 बढ़ेगा। कुछ नहीं हो सकता कि इससे पहले 5 को चुना, तो जब 5 को चुना तो पता चला कि 5 को बढ़ाया, लेकिन अभी भी नंबर में सिर्फ 10 डिजिट के अकॉर्डिंग काम होने वाला है। कुछ ने 1 को चुना, दिखने में तो सबसे छोटा था, लेकिन एग्जैक्टली उसमें 1 की वृद्धि जो होती है लाखों में परिवर्तन ला रही होती।
तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने सिलेक्शन टाइम में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप किस चीज को चुनकर उसको आगे ले जाते हैं जिससे आपको जल्दी चयन मिले। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि धीरे धीरे जो बच्चे चयनित हुए उनको हम एक एक करके स्टेज बुलाएंगे और आज उनका टाइम है और वो आपसे बात करेंगे। बाद में आपको समय दिया जाएगा कि आप तो कोई सवाल पूछना हो तो सबसे एक साथ कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे। पहले वो सभी बच्चे अपने एक्सपीरियंस और संस्था के साथ जैसे जैसे उन्होंने जुड़ाव रखा, जिस तरह से यहाँ पर फंसे और उससे वो कैसे निकले, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप वो शेयर करेंगे आपको। फिर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत तालियों से अंकित एक्साइज। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है। उसके बाद अंकित से चाहूंगा कि वो कम शब्दों में जितना ज्यादा तरीके से बेहतर तरीके से बताया जा सकता है, अपनी जर्नी को शेयर किया जा सकता है, ताकि इन सभी बच्चों जैसे आप कभी यहाँ बैठे थे और आपको एक मोटिवेशन मिला था, वैसे इन सबको मिल सके। माइक इस जगह पकड़ना है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नाम तो सब लोग सुन ही चुके हैं, पहले भी कई लोग जानते भी होंगे। तो कैसे क्या शुरू हुआ 2015 में इंटर के बाद यहाँ आना हुआ, तो वो सब लोग मोस्टली पिछले जो टूर्नामेंट का फेलिस्टेशन हुआ था उसमें सब लोग सुन चुके होंगे, तो वो रिपीटेड चीजें बार बार बताने में कुछ ज्यादा खास सही नहीं लगता है। शुरू करते हैं। जो एक सफलता और असफलता के बीच का एक जो छोटा का जो अंतर होता है, उसको कैसे पार करने में जिन चार चीजों की, चार कड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन चार कड़ियों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली कड़ी जो जरूरत पड़ती है वो है उस मां सरस्वती और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद की, उनके जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो मैं उनके लिए उनके श्री चरणों पे साष्टांग प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी मेधा, धीरज, साहस दिया कि एसएससी में सिलेक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेज आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के, तनाव के, तो उन सब से उबर पाने के लिए ऊपर वाली की कृपा के अलावा और कोई रास्ता हो नहीं सकता है। दूसरी कड़ी उस विधाता के बाद जो धरती पे हमारे भगवान होते हैं, हमारे मम्मी पापा हुए, खैर वो आ नहीं पाए, रास्ते में थे, अभी रास्ते में थोड़ी देर बाद शायद पहुंच जाएंगे। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना धीरज दिया, इतना एक 7 साल का टाइम पीरियड, एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जिसका आउटपुट दिख नहीं रहा होता है कि कितना आउटपुट आ रहा है। कभी पूछा नहीं गया हमसे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन एक भरोसा था। तो उस भरोसे के लिए मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं कि एक धन्यवाद जैसे छोटे शब्द में उसको सीमित कर सकूं, उसको लिमिटेड कर सकूं। तो उनका बहुत बड़ा आभार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ ही किया जाता, सब लोगों के पेरेंट्स समर्पण दिखाते हैं, त्याग दिखाते हैं। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में कैसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को काट करके 1 रुपया भेजने की जो कड़ी होती है, इन्वेस्ट करने की जो कड़ी होती है, वो आप सब लोग भी जानते होंगे क्योंकि सब लोग एक ही जगह से ऑलमोस्ट सब लोग आते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ, सब जगह के यहाँ यही शेड्यूल होता है, यही तरीका होता है।
और इस टॉपिक पे चर्चा करने पे कुछ लोगों ने पिछले फेलिस्टेशन वगैरह में नॉर्मल सवाल होते हैं कि पेरेंट्स को कैसे डील करें, या कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, या वो दिखा नहीं रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली सवाल हमने देखे हैं। तो उनका एक डाउट क्लियर कर लें। अगर पेरेंट्स, अगर इस दुनिया में कोई है जो आपका निस्वार्थ भला चाहता है तो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके दादी बाबा लोग हो सकते हैं। तो उनको डील नहीं करना होता है। जैसे भैया इस चीज का एक सॉल्यूशन बताया करते थे कि उनको अपडेट दीजिए, जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो अपडेट देते रहिए कि मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, अब इतना बढ़ रहा है। मैं एक दूसरा भी तरीका बता सकता हूँ कि अगर वो लोग थोड़ा सा, आप अपनी पढ़ाई में इंडल्ज रहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा काम बता रहे हैं तो उसको कर दीजिए, उनकी थोड़ी सी हेल्प में कोऑपरेट करिए। वो अगर आपका एक दिन बर्बाद हो जाएगा उनके किसी काम में तो आपको टोकेंगे नहीं, आप पे पूरा भरोसा जताएंगे। और वैसे भी हम लोग इतने पढ़ाकू होते नहीं कि 365 दिन लगे ही रहे। अगर कहीं शादी वगैरह घूमने भी जाते हैं तो एक दो दिन बर्बाद हो ही जाते हैं, तो एक दो दिन घर वालों को दे दो, क्या जाता है। यहाँ पे मेरी फिलॉसफी मतलब जो मैं सोचता हूँ, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ, मैंने खुद किया है और पढ़ाने के लिए मैं वैसे ही करता हूँ। सब कुछ छोड़ो, सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो मैं यही था कि बस सब कुछ छोड़ो, बस पढ़ना है। तो मतलब उससे बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, वो सही है, लेकिन जब लंबा युद्ध होता है थोड़ा सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एक दो साल की बात हो तो सब कुछ हो जाएगा। एसएससी में आना है मतलब 3-4 साल लेकर आना है फॉर्म भरने के बाद से। तो लंबा जब युद्ध होता है तो सबके सहयोग से, सबका साथ जरूरी होता है। तो ऐसे ही मेरे जो भी कामयाबी हुई है, सफलता हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, उन सब में मेरे मम्मी पापा, दादी बाबा, और पूरा ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन, मेरा पूरा घर मुझे कोऑपरेट करता है। मुझे बहुत ही कम जरूरत पड़ती है कि मैं घर से मैं कानपुर से घर जाऊं किसी छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें नानुपुर नहीं करता हूं, चला जाता हूं। तो तीसरी कड़ी में चर्चा अगर करें तो जैसे कोई इमारत बनानी होती है तो उसके लिए बुनियाद, नींव रखनी पड़ती है। कोई वृक्ष लगाना होता है, बड़ा सा वृक्ष लगाना होता है, तो उसके लिए बीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही अगर हमें अपने पुरुषार्थ की इमारत को खड़ा करना है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो उसके लिए हमें बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज बोना होगा। सफलता एक कोई हवाई किला नहीं है जो कि बिना आधार के झूल रहा है। सफलता एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब तार ऐसे ही नहीं चमक जाता है, उसमें उसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ना होता है। हम और आप तांबे का वो है जो रद्दी में दिख जाएगा अगर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं हुआ तो हमारे नजरिए में या सबके नजरिए में अगर कानपुर साउथ की बात करें, कानपुर साउथ में एसएससी के लिए अगर कोई आ रहा है तो मेरे नजरिए में तांबे का वो तार हम लोग हैं, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। रोहित भैया आते गए, वैसे भी आप लोगों ने इतिहास वगैरह पढ़े ही होंगे, लॉकडाउन में रामायण वगैरह महाभारत भी देख ली होगी। आदिकाल से अनादिकाल तक, आरंभ से अंत तक, जब जब चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य की होगी या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की होगी, तो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के अधरों पर चाणक्य और आचार्य गुरुद्रोण का नाम स्वतः ही आ जाएगा। बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी पथ प्रदर्शक के किसी रास्ते पे अकेले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं भैया को टीचर नहीं मानता हूं कि टीचर है कोई। टीचर होता है जो अपने राजस्व के लिए पढ़ाता है। हमें 1 घंटा दो, 500 दो, बाकी हमसे कोई नहीं मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 बस दे दो, बस ये काफी, कार्ड चेक कराओ। लेकिन यहाँ पे आर्ट्स एकेडमी में यहाँ तो
और भी अच्छा है। पहले जब वो पुरानी वाली में चलता था तो एक छोटा सा हॉल हुआ करता था, उसमें भी लड़के सुबह से शाम तक पढ़ते रहते थे, सारे सब्जेक्ट्स का गाइडेंस प्रॉपर मिलता है, आप पढ़े या ना पढ़े। भैया से कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत शेयर करिए, इमोशनली हुआ, मेंटली हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, भैया भले ज्यादा कुछ ना बोले, बस वो 4 शब्द भले ही बोले कि आप अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लेकिन वो पूरी दुनिया को बदल देता है, इतिहास बदल देता है, इधर से उधर तक हो जाता है। ये सब एक 4-5 शब्द जो होते हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं भैया को देखने बाद से एनर्जी मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है, उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चर्चा चौथी कड़ी के बारे में करें तो अर्जुन का बनना केवल गुरु द्रोणाचार्य की उपस्थिति नहीं बनाती है। अर्जुन को अर्जुन बनाता है वो त्याग, वो समर्पण, वो सच्ची निष्ठा, वो ईमानदार प्रयास, जो सारे आश्रम के सो जाने के बाद अंधेरी रात में अपने तुड़ियों से बाल निकालकर सतत अनवरत प्रयास में वो लगा रहता है। तो ऐसी अगर आप किसी पेपर को टारगेट किए बिना अपनी मैथ को इतना मजबूत बना दोगे कि चाहे जो पेपर आए वो एक अच्छा योद्धा बन जाओगे, तो कोई भी पेपर होगा, मैथ वगैरह सब नॉर्मली हो जाती है। उस दधीच की हड्डियों से वज्र बनाया जा सकता है जो कि अपने अंधेरे छोटे से कमरे में अपनी हड्डियों को गला रहा होता है। आप लोगों का सतत अनवरत प्रयास बिना रुके हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही आपकी सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। ऊपर जो डाउट सेशन में जब डाउट लेकर आते हैं तो लोग पूछते थे कि भैया ऐसी मैथ कैसे की जा सकती है, तो मैंने कहा धीरे धीरे लगो, हम भी इसी स्टेज से ही उभर के आए हैं, धीरे धीरे करते रहो, हो जाता है। टाइम लगता है, तपस्या एक दिन की नहीं होती है, लगातार कोशिश करने से ही तपस्या सार्थक होती है। और बस यही है कि लगातार कोशिश करते हैं। मेरी जर्नी क्या हुई, 2016 में आर्थ एकेडमी ज्वाइन की, फिर से मैथ इंग्लिश 2 सब्जेक्टों पे फोकस किया। जीएस पे कभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि जीएस की अनसर्टेनिटी सबको पता है, लेकिन आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, लूसेंट वगैरह पढ़ लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो कि वही एक क्वेश्चन मिल जाए जो आपने पढ़ा हो। इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी 3 सब्जेक्ट पिछली बार ही बताया था, 3 सब्जेक्ट इतने मजबूत कर लो कि जो अच्छा है उससे गलतियां ना हो, जो नहीं अच्छा है उसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जो अच्छा है उससे तो गलतियां ना हो। बस इन्हीं 2 लाइनें और। लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, नए हम भी थे तो तुम्हारे जैसे थे। इसी कड़ी में तो आज जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि आज हमारा कोई काम नहीं है, तो नेक्स्ट शिवम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अंकित को आपने समझा, सुना, इसके बाद मैं शिवम से चाहूंगा कि अपनी जर्नी अपनी शेयर करें
और ये किसी न किसी से मैच करती रहेगी। जैसे पिछली क्लास में हमने जब आपको इनवाइट किया था तो कहा था कि ये सफलता का दौर जो है वो सबका एक जैसा होता है। तो आप में से किसी न किसी से मैच कर जाता है और हम उसको आगे मान लेते हैं। किसी को द्रोणाचार्य अच्छे लगते हैं, किसी को चाणक्य अच्छे लगते हैं, और किसी को हो सकता है कि आचार्य प्रशांत अच्छे लगते हों, किसी को मोटिवेशन को स्पीकर अच्छा लगता हो, किसी को अर्जुन अच्छे लगते हैं, किसी को कर्ण अच्छे लगते हैं। लेकिन इनमें कुछ अच्छे लोग हैं जो किसी न किसी को अच्छे लगते हैं। आदमी किसी एक को स्वामी विवेकानंद को लेके आगे बढ़ जाता है, कोई गुरु द्रोण को बढ़ के आगे बढ़ जाता है, कोई अर्जुन के शिष्य को पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये सबका अपना अपना है। उसी तरह बच्चों में चैन लेने के लिए जो संघर्ष किए गए वो अपनी अपनी की स्टोरी होती है, उसी में से किसी न किसी के आपकी मैच करती। तो आप भी ऐसे ही हैं, आप भी शिवम। थैंक यू सर। मेरा यहाँ सफर नवंबर 2016 शुरू हुआ था। और एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था तो ना तो मैं एसएससी की जानता था, और मैं एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फेज से आया था, क्योंकि मैं एक कॉलेज छोड़ के आया था, इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़ के आया था। 20 से बीटेक ड्रॉप आउट करके आया था एनआईटी इलाहाबाद से। तो वो फैमिली उनको लगता था पता नहीं अब क्या करेगा, कुछ समझ में, और मुझे भी एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था। सीजीएल 2015 का रिजल्ट आता है, तब मुझे किसी फेसबुक के थ्रू किसी एक लड़के को देखता हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर बना था। तो मुझे लगा क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मेरा दोस्त बैठा है जो हमेशा मेरे साथ रहा, और हमेशा ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, ज़्यादा मत रखिए वरना नुकसान बहुत होता है। जो हमेशा, मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमेशा जब भी कोई फेज आया वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मैं भी उसके साथ खड़ा रहता। एक ही केवल रखा, लेकिन वो हमेशा मेरे काम आया। और दूसरा चीज़ है कि अकेडमी आने के बाद मेरा सफर शुरू हुआ और लगातार यही चलता रहा। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा। तो करना क्या होता है आपको कि कॉन्फिडेंस लाना होता है कि कैसे क्या करना है। अपने को कम मत आंकना कि हाँ नहीं करना है, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन हाई रखिए हमेशा। सिलेक्ट होने के लिए केवल पढ़ोगे तो बार पता लगेगा कि एक प्री, इस बार का प्री दे रहे हो, उस बार का प्री दे रहे हो, फिर दे रहे हो, अगले बार बार यही करते रहोगे। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हाँ ये निकालना है, नहीं निकलेगा जरूर नहीं निकलेगा उस बार, लेकिन एक टारगेट होता है कि इस बार निकालना है, नहीं होगा तो फिर सोचेंगे। पहले से नहीं सोच के रखना है कि ये वाला नहीं दे रहे हैं फिर अगली बार वाला देंगे, नहीं होगा तो अगली बार वाला देंगे। अब जैसे मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ था, मैंने अपने आप को फिक्स कर रखा कि 2019 में निकालना है, नहीं होता तो फिर देता, कोई भी देता है, सब कोई देता है, लेकिन अब पहले से फिक्स कर लीजिए हाँ ये देना है, तो इससे नहीं निकलेगा तब सोचेंगे। उससे एक्सपेक्टेशन हाई रखिए। और जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो उनसे ज्यादा सोचना है अपने आप को कि इनसे ज्यादा बेहतर बनाना है, क्योंकि अपने को कम सोचने से होता है कि कोई अलग नहीं होते हैं, सारे ऐसे ही हैं। जैसे इसके पहले जो दो थे अपूर्व थे, तो मैं सोचता था कि हाँ इनकी 100 है तो मैं इनसे बेहतर क्यों नहीं कर सकता। 100 नहीं आई 400 तक पहुंची, लेकिन 100 अगर मैंने जब इतना सोचा तो 400 पहुंची। पहले सोच लेता कि हाँ केवल कोई भी मिल जाए, जॉब बैठा है, कुछ भी पीछे मिल जाए, तो फिर वो नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रखना है। और जो है कि जो भी एग्जाम देना है तो उसके मैं मेरे नोट्स बहुत अच्छे बनाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत साफ और बहुत अच्छी राइटिंग में उसका ये फायदा होता है कि आपका इंटरेस्ट दिखाता है कि आप उसको कितना प्यार करते हो अपनी किताबों से। तो और दीवार में लिखना हो या चिपकाना हो तो वो मेरे लिए बहुत काम आता था। और दूसरी चीज है कि लास्ट तक लड़ना है। जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव में मेरा था तो हर चीज तक लास्ट तक जाना है कि हर चीज में अच्छा करना है। डिस्क्रिप्टिव मेरे 79 नंबर आए थे, तो वो उसका भी एक तरीका होता है कि लाने का हाँ कैसे लाना है तरीके से, और उसके लिए मैं काम करता था। जैसे जितने भी उसके पहले मैंने एसएससी के जितने भी एग्जाम दिए थे, सीएसएल हो गया, एमटीएस, तो उनकी जितने भी मैं डिस्क्रिप्टिव का काफी था वो आरटीआई से मंगाता था। और उसको मैं अगर अच्छे आए तो वो भी सोचना है कि अच्छे क्यों आए हैं। ये नहीं करना कि एक बार आ गए तो दोबारा आएंगे, ऐसा होता नहीं है कि अगर एक बार सीजीएल में रैंक अच्छी आती है तो दोबारा नहीं आती है, दोबारा कम हो जाती है। तो उसको मैं आरटीआई से काफी मंगा के अगर अच्छे आए तो वो भी लिखता था, कम आए हैं तो वो क्यों नहीं आए उसको भी इवैल्यूएशन करके लिखता था। तो सारी चीजें करना है आपको। और जो भी एसटी देना है तो एसटी ऐसे रैंडम नहीं देना है कि आपने दी भूल गए, कोई मतलब नहीं है देने का। कितनी भी देते रहिए। अगर आप हफ्ते में 4 दे रहे हैं तो 4 का एक नोट्स होता है मेरा कि हाँ इसमें इस वाली एसटी में ये गलत हुआ था, इससे 4 मीनिंग ये निकली हैं, इससे 4 मैथ के ये क्वेश्चन निकले हैं, वो लिख के नोट्स का लेवल रहता था। और नोट्स के मेरे लेवल 3 साल के बाद पहले स्टार्टिंग के और लास्ट तक के नोट्स में बहुत फर्क होता था। लेवल 1 लेवल 2 कि हाँ पहले मुझे इतनी मीनिंग नहीं आती थी, अब इतनी नहीं आ रही, तो उसका लेवल बदलता रहता था। तो इनिशिएटिव आपको करना होगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा कि हाँ आए नहीं आए। बहुत सारे मेरे दोस्त भी आते थे कोचिंग, पता लगा जितना सर जब तक थ्योरी पढ़ाते हैं, किसी चैप्टर स्टार्ट होता है तो एकदम काफी भीड़ हो जाती है,
उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस, तुम्हें लगता नहीं आप थ्योरी तो हमने पढ़ ली, प्रैक्टिस से क्या करना है, क्लास आदि खाली हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, या तो आओ तो लगातार आओ या अपने घर में बैठ जाओ, बेहतर यही है। हाँ नहीं, मैं क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सब थ्योरी चलती थी तो एकदम क्लास में भीड़ बढ़ जाती है, उसके बाद जो प्रैक्टिस होता है तो खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा आपको खुद, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अगर मोस्टली मुझे पता है कि यहाँ पे सारे हिंदी मीडियम वाले हैं, कोई बहुत कम होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आप हिंदी मीडियम से हो, बाकी ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, रखना सबको पड़ती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। तो इसका चार्ट करनी है, आप यहाँ पे आके खड़े होते हो, मैं आपको बताऊं कि मैं ये ट्रिक से इसे रट के ही आया सिलेक्ट हो, इंग्लिश में रखना ही है वो क्या वो, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। जितना बार सोचते रहोगे उतना आपको काम आएगा। और जो दूसरी चीजें हैं कि इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है, आपको पता नहीं चलता कि एक एग्जाम में सिलेक्ट होने में 3 साल 4 साल ऐसे कैसे निकल जाते हैं, हवा में पता नहीं चलता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि शुरू में जब आया था तो जब छोड़ के आओ तो आपके घर वाले भी सोचते हैं पता नहीं क्या करेगा और पता नहीं क्या होगा। तुम अच्छा खासे कर रहा था, पता नहीं क्या आया, क्या दिमाग में चला, कुछ चल और कुछ रहा था, कहीं और गया था, यही हुआ था। और कुछ फिक्स नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, इसलिए मत सोचिए कि हाँ इनको पता था या वो जो बैठे हैं कि हाँ यही होगा, कुछ नहीं पता होता है। कि आपको करना होता है कि हाँ अब इसमें जो काम कर रहे हैं उस समय उसको बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि मेरे लिए बहुत वो होता था कि वहां से मैं छोड़ के आया, मैं पूरा डिप्रेशन में एक सेमेस्टर में बीटेक छोड़ के आया था और एक सेमेस्टर में घर में 6 महीने निकला तक नहीं था, ये हालत मेरी थी। क्योंकि इतना जवाब देना होता है कि हाँ कर क्या रहे हो, क्यों छोड़ दिया, क्या किया, क्यों नहीं, 50 सवाल होते हैं आपके पास। तो बहुत दिन, और मुझे तब तो कुछ ये पता नहीं था, मुझे लगता था एसएससी में बैंक की जो होती है, कभी जाते थे शहर से निकल गए तो ऐसा लगता था इसकी होती होंगी, तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल फेस था। और जब शुरू हुआ तो लास्ट तक, जब लास्ट में लगता है खत्म हो गया, तब लगता है कि हाँ खत्म हो गया बस फाइनली, यही बहुत है। और सर का बहुत सहयोग रहा, जैसे कुछ भी पूछना हो, किसी भी तरह का क्लास हो, और सर क्वेश्चन भी देते हैं करने के लिए, तो उसमें पूछते हैं कि करके लाए हो या नहीं हो, कि वो सब बहुत आपको प्रेशर बना के रखते हैं खुद की अपने बच्चे की तरह, तो वो बहुत काम आया। थैंक यू सर। लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आगे योग्यता ऑडिटर सीजीडी। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी। अपनी जर्नी शेयर करें और खासकर गर्ल्स को बताएं कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार अगर प्रयास किए जाएं और कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो बहुत आसान है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2018 से। मैं पहले यहाँ रीजनिंग पढ़ने आई थी, तो फिर पता चला कि सर मैथ्स भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। मतलब पहले डर लगता था, पहले कभी देखा भी नहीं था सर को, बस एक दिन ऐसे ही मेंसुरेशन के बैच में जाके बैठ गए। तो फिर और बस 18 से शुरू हुई और 19 और 20 तक थे, उसके बाद मेंस तक रहे। और मेरे आप लोग का भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरी भी जर्नी एक फेलिसिटेशन सेरेमनी से ही अच्छा मोड़ आया था 2017 के। मतलब कुछ उसके पहले एक स्कूल चिल्ड्रन की तरह थे, बस आते थे, कोर्स कंप्लीट, होमवर्क किया, बस आ गए, खो गया। उसके बाद आए तो जैसे अपूर्व भैया के बारे में बताया, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया, स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे रिवीजन करना है, मल्टीपल नोट्स बनाने हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस रखा। और बस हाँ, और बस सर की और बाकी कोई भी जो भी जर्नी हुई है वो सर के सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हुई है, वरना ये जर्नी कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाती। और बस उस दिन वैसे सर से जैसे बताया डर लगता था, तो पहले कभी जाते नहीं थे कुछ भी पूछने। तो उस दिन सेरेमनी के बाद नेक्स्ट दिन ही सर मेरा ये कंडीशन है, मॉक अभी तक दिया नहीं है, सिलेबस इतना कंप्लीट हुआ है, तो सर ने बोला कि आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए। और सर ने गाइड किया अच्छे से कि यहाँ इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए,
तो फिर बस वही जैसे सर ने बताया उसी पाथ को फॉलो किया और आज यहाँ तक हैं सर की आशीर्वाद की वजह से। और आप लोग को जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा पूछिएगा। थैंक यू सर, और आपको भी ऑल द बेस्ट। संजीव, इनका चयन 2 एग्जाम्स में लगातार हुआ है, IBACIO और SSC के थ्रू ऑडिटर CGDA। और इससे दोनों रिजल्ट में बहुत कुछ ही कम दिन का फर्क था, तो बहुत बहुत बधाई संजीव को। पलकों की खिड़की पे अरमा वो चुपके से आने लगे, पैरों को हवा दी, कांधों को शाबाशी देकर चल पड़े। ये मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे। ये मौका जिंदगी। मैं संजीव से भी चाहूंगा कि अपनी जर्नी शेयर करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, सफलता बता रही है, सफलताएं बता रही हैं कि आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं तैयारी करने के लिए। और आपकी जो बागडोर है किसी ऐसे सर के साथ है, सारथी के साथ है कि अगर आपने उनको ढंग से फॉलो किया तो आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। देखिए, कोई तैयारी होती है ना, एक दिन का खेल नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक अ वॉर, युद्ध। टाइम लगता है, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो सफलताओं की बौछार हो जाएगी। मेहनत करते रहिए। मैं यहाँ पे 2019 में सर को ज्वाइन किया था और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। सर इनफैक्ट पढ़ाते नहीं है, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ सिखाते भी हैं यहाँ पे। सर समझाते भी हैं, सर मेंटर भी हैं, सर आपके काउंसलर भी हैं। ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर एंड लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो, सो ही इज मोर देन अ टीचर। और मैं ये कहूंगा कि अर्थ एकेडमी में आके मैं एक दिन आपकी जगह बैठा था पीछे, तो मैंने सोचा था कि किसी भी यहाँ पे भी खड़ा होगा। बस मेहनत की और सर को फॉलो किया। अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए, अपडेट रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सर से पूछिए और आपको सफलता पक्का मिलेगी। थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा राम प्रताप ऑडिटर CGDA। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। तो राम प्रताप लंबा सफर रहा है ना, तो कम शब्दों में बता के शेयर करिए। और जब कम शब्दों में कहेंगे तो बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में वही बात सटीक निकलेगी जो सही जगह वार करेगी। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कुछ हो जाता है और फिर उसके बीच में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो सबसे पीछे रह जाता है। तो उन पॉइंट्स को हिट करना होगा कि लगातार तैयारी के बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उन आदमी, क्योंकि जैसे कुछ दिन पहले
दो लोगों ने स्टोरी कवर की मेरी खुद की, एक सक्सेस टॉक्स ने, दूसरी जोश टॉक्स ने। अगर आपने नोटिफिकेशन कभी देखा हो, जो लोग देखते हो, तो जोश टॉक्स वाले ने बोला 15 से मिनट में 18 मिनट, मतलब मैंने उनको बोला कि 15 से 18 मिनट में मैं क्या ही बता सकता हूँ। मैंने इनिशियली मना किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब कैसे क्या है ठीक, मैं अपनी बात कैसे कहूँ, क्योंकि एक जगह कहकर खड़े होकर के अपनी बात और अपनी उस जर्नी को बताना, उसमें कई बार तो ये लगता है कि अपने ही आभा मंडल बांध रहे हैं, और फिर वो लिमिटेड टाइम में कैसे बताया जाए। फिर भी समय की सीमा के मध्य जो भी आपको बताया जा सका वो उस समय बताया गया। वैसे ही बच्चों से सूक्ष्म शब्दों का अर्थ होता है कि उसमें उन सटीक बातों का प्रयोग किया जाए जिनका वास्तव में आवश्यकता है। बाकी तो आदमी सुबह से शाम तक का जीवन 5 साल की लाइफ कंपटीशन की खुद होती, वो पूरी एक दिन की सैर नहीं की जा सकती। बट कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो सबके जीवन में आते हैं, और उन पे वहां पर हमें गाइडेंस मिल सके आज के सिविलाइजेशन से। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि मैं CGDA पर ऑडिटर को सिलेक्ट हुआ हूँ। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को खास कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा धैर्य रखा। क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है, धैर्य के साथ लगातार प्रयास, तभी किसी सफलता पे आप पहुँचते हैं। क्योंकि आप देखें तो 3 साल तो आप जब सही चलते हैं तब आपको सिलेक्शन लेने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से आप हमेशा धैर्य रखें। मेंटल प्रेशर तो पड़ता है, एग्जाम नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, उसी बीच कोविड आ गया और थोड़ा वो हो गया। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी भैया के यहाँ, तो जब मैं पहले दिन आया तो आके पीछे बैठ गया अपना। तो उस समय वो चल रही थी, सुमित्रा प्रकाशन की किताब चल रही थी, एक्सरसाइज भी पढ़ा रहे थे भैया। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब पढ़ा क्या रहे हैं। तुमने सोचा कि लिया जाए एडमिशन कि ना लिया जाए। तो लेकिन हमारे भैया थे एक जो थी उसमें इनकम उसमें एक्सरसाइज में हुए थे, उन्होंने बताया कि यार मैंने भी पढ़ा है, अच्छा पढ़ाते हैं, ले लो। तो मैंने वहां से लिया और अच्छा रहा। भैया पूरा आपको सिखाते हैं, और मतलब बाकी टीचर तो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन भैया पढ़ाने के साथ हार्ड वर्किंग सिखाते हैं, कैसे पढ़ना है, बीच में आके आपको बात करेंगे, मोटिवेट करते हैं। और इसी वजह से मतलब लंबी जर्नी, बहुत सारे रास्ते होते हैं SSC के लिए, अपनी सफलता के लिए। बस कोचिंग इंस्टीट्यूट बस उसी गूगल मैप की तरह काम करती है, आपको शॉर्टकट में सही वे पर अच्छे स्थान पे पहुंचा देती है। बिना कोचिंग के आप पढ़ेंगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस गए, आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से कोचिंग भी जरूरी है। और इसी हिसाब से अपना मेहनत करते रहिए। हमारी भी इंग्लिश की कोचिंग में एक भैया थे, तो उनसे हम पूछा करते थे कि भैया थोड़ा ऐसा बता दीजिए कि जल्दी से सिलेक्शन मिल जाए। तो कहते थे कि ऐसा तो मतलब ट्रक वालों को पता होता है। हमने कहा ट्रक वालों को कैसे? तो उसमें लिखा होता है ना, जिनको जल्दी थी वो चले गए। यही था। तो और एक बार भैया तो हम अब तो पता नहीं, लेकिन पहले भैया बीच बीच में आशीर्वाद दे देते थे थोड़ा घूम घूम के। तो एक बार कॉपी चेक कर रहे थे कि किसने सवाल लगाए, तुम्हारे पास है। तो हमने कहा भैया बुखार आ गया था। तो कहते हैं आयोग ये नहीं मानता। आप ये थोड़ी देंगे कि बुखार आ गया तो लाओ 2 नंबर ज्यादा दे दें। हमने कहा सही है। और कुछ दिन बाद आप खुद रिश्तेदारी में आना जाना बंद कर देंगे। जब आपसे पूछेंगे ना बार बार कि क्या कर रहे हो, पढ़ा, आगे सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे पढ़ रहे हो, तो इस वजह से। और जब आपका हो जाएगा तो आप खुद जाएंगे, बुलाएंगे आपको, आराम से जाइए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जैसा कि राम प्रताप ने छोटा सा जिक्र किया कि लोग इतना परेशान करेंगे कि आपको दिक्कत होगी। हम सभी समाज हैं और समाज की एक आदत है, और वो आदत ये है कि सबसे कमजोर चीज पे वार करता है। आप सफल नहीं है तो आपकी सफलता को लेकर आप पे वार किया जाएगा। आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपकी गरीबी पे वार होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके समय पे वार होगा। मतलब जैसे मेरे पास समय नहीं है तो मेरे समय पे वार होता है। मैं सुबह 7 बजे क्लास में आऊंगा, रात में 8 बजे फ्री होऊंगा, तो मेरे समय पे वार होगा। हमसे कहा जाएगा ऐसे समाज में रहने का क्या मतलब है कि आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह से अगर जब तक आप सफलता नहीं लेते हैं तब तक आपकी सफलता पे वार होगा। तो ये एक समाज की व्यवस्था है और उसी का एक हिस्सा है। तो उससे निकलने का पूरा प्रयास करते हैं और आसानी से निकल के उससे ऊपर उठ के काम करिए। समझ रहे? जैसे बाज ऊपर उठ जाता है, बहुत बार पढ़ा होगा कि तूफानों से ऊपर उठ के वो अपना करता है, उसको आंधी तूफान को परेशानी नहीं करता, बादलों से ऊपर चला जाता है, कोई समस्या ही नहीं आती। तो इसी तरह उससे काफी ऊपर उठ के आपको काम करना होगा। इसी तरह लगातार प्रयास करते रहे। आगे शालिनी ऑडिटर CGDA। Rela
तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और किस सब्जेक्ट में कैसे काम किया। जैसे सबने एक कॉमन बात बहुत सारी होगी, तो अब एक सब्जेक्ट की बात करें। मान लो फॉर एग्जांपल आपको बात करनी है कि आपने अपनी इंग्लिश कैसे मैनेज किया किसी एक सब्जेक्ट पे, जिसमें मैं मतलब ये पूछ नहीं करूंगा आपको कि आपकी मेहनत रही हो, अलग एफर्ट रहा होगा इंग्लिश में, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप जीएस शेयर करी नहीं, आपने किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें कुछ अलग करके दिखाया हो कि मेरे बहुत कमजोर था, इसको मैंने पलट दिया, वो शेयर करें साथ साथ। हेलो एवरीवन, 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद से सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। 2018 तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2019 में जब लोग सेलेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर की है। और मेरा क्या रहता था कि हम ये पहले सोचते थे कि क्या 3-4-5 नंबर का वोकैबुलरी आएगा, हम छोड़ देंगे पेपर में, बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में उन पर फोकस कर लेते हैं। फिर जब कट ऑफ इतनी हाई जाती है तो मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, तो आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं स्किप कर सकते हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि किसी के 4-5 नंबर एक्स्ट्रा आ गए हैं, आपके नहीं आए हैं। क्योंकि सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके मार्क्स 180 आ रहे हैं इंग्लिश में, सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि बगल वाले के 185 आए या 175 आए हैं। तो मैं वोकैबुलरी का ही बताना चाहूंगी। मैंने बहुत ट्राई किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने की कोशिश की, 3-4 दिन पढ़ा फिर नहीं हुआ। बुक से स्टार्ट किया, 3-4 दिन पढ़ा नहीं हुआ। फिर जब 2019 का प्री होने वाला था, फिर हमने सोच लिया कि एक बार स्टार्ट करके खत्म करना है। तो डेली 15-20 वोकैबुलरी के वर्ड्स पढ़े। फिर सबसे जो मेजर कंसर्न होता है उनको रिटेन करना, तो सुबह सुबह उठ के पहले 15-20 वर्ड्स पढ़े, फिर उनको दोपहर में रिवाइज किया, फिर शाम को रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे फिर पिछले दिन वाला रिवाइज किया। फिर 3-4 दिन जब यही चला, फिर मुझे लगा कि नहीं अब पीछे वाले भूल रहे हैं, तो फिर वीकेंड पे रिवाइज किया। जरूरी नहीं कि वीकेंड पे रिवाइज किया, मुझे 2 दिन बाद भी लग रहा है कि मैं पिछले 2 दिन के भूल गई हूँ, तो मैंने फिर से 2 दिन बाद ही रिवाइज किया। इतना मल्टीपल रिवीजन करने के बाद तब कुछ जाके ये हुआ कि हाँ वोकैबुलरी सेक्शन आ रहा है। तो इसी तरह से जो भी मैथ्स है, इंग्लिश है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा। रिवीजन जितना ज्यादा होगा आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। बस ये मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न पॉइंट था। थैंक यू। सुबी ऑडिटर सीजीडी। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है। तो सुरभि से चाहूंगा कि लगातार प्रयास कब से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे करके एक सब्जेक्ट को उठाया, और सरल शब्दों में बताएं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो आई थिंक 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद से ही अर्थ अकेडमी एसएससी का जो एबीसी आता है वो कुछ नहीं आता था, यहीं से आया। अर्थ अकेडमी ज्वाइन किया। उसके बाद 2017 या 18 मेरा एसएससी में ही एक सिलेक्शन हुआ था सीआईएसएफ में, बट सर के पास आए थे तो सर ने ही मना किया कि नहीं आपको नहीं जाना है वहां पे। सर ने कहा नहीं आप और अच्छा कर सकते हो। तो उसी बिलीव पे जो ये 5 साल की जर्नी है वो भी स्टार्ट हो गई 2017 के बाद से। फिर मैथ्स करी और इंग्लिश करी। इंग्लिश में तो पढ़ाते सभी, टीचर्स भी पढ़ाते हैं सभी जगह कोचिंग की, लेकिन इंग्लिश में जो बात सर की है, वो जो सर ने अपनी जर्नी शेयर की थी, आई थिंक सर 3 मार्क्स से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -3 मार्क्स से, और फिर सर ने उसको बहुत ज्यादा आई थिंक 190 प्लस तक हाई किया था।
तो एक बात है वो जो टच करी थी कि -3 मार्क्स से आदमी 197 से कैसे पहुंचा, तो सर ने उसके लिए बहुत ज्यादा गाइड किया, इंग्लिश में मेनली। तो वही बोलते थे सर कि इंग्लिश में आपको कभी ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ भी नहीं किया, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं आया, लेकिन आपको करना है। अगर आपने वोकैबुलरी स्टार्ट की है तो आपको वोकैब करनी है, अगर आपको एरर से स्टार्ट करनी है तो आपको फिर 4 घंटे एरर ही करनी है, ताकि उसमें आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं कि आपने 10 कर ली उसके बाद आपको नहीं आएगा। तो ये सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया इंग्लिश में। और रही बात मैथ्स की, तो वो तो आप सभी जानते हैं कि मैथ्स तो सर की एक्सपर्टीज है। तो मैथ्स में तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस बैचेस भी लिए, प्रैक्टिस बैचेस में 300 क्वेश्चन सर ने डेली कराए, डिस्कस कराए। ये भी नहीं कि नहीं ये नहीं बताना है, जो भी पूछा बच्चों ने सब बताया सर ने। और सर के जो एकेडमी में है और बाकी जीएस वगैरह के लिए भी सर ने ही गाइड किया। और रीजनिंग में तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत हमने भी किया। यहाँ पे अतुल सर हैं, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने गाइड किया। अब पता नहीं सर हैं यहाँ कि नहीं, अब वो सिलेक्टेड है। हाँ, तो उन्होंने गाइड किया रीजनिंग में। बाकी तो मेन 2 सब्जेक्ट्स हैं जो 500 मार्क्स यहाँ पे कवर करते हैं 700 में, इंग्लिश और मैथ्स। तो इंग्लिश और मैथ्स को ही थोड़ा अच्छे से करना है, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट यस उनको भी करना है। तो वही सब है। और सर का बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे पापा मम्मी का बहुत बहुत थैंक यू, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जहां आप लोग हैं वहां से यहाँ तक आने के लिए बस थोड़ा नहीं बहुत सारा एक्चुअली हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी जो है वो पेशेंस बहुत मांगता है। प्री होगा, फिर टाइम लगेगा, फिर मेंस होगा, तो आप बीच बीच में अरे नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है, होता ही है, सबका होता है। बस एक ये है कि हाँ पेशेंस रखना है, करना है तो करना है और हो जाता है। मेरी भी जर्नी बहुत लंबी रही, 2017 से आज 2022 है, और बीच में सारी चीजें थी, बट यस। और बीच में अगर कुछ भी जैसा एसएससी जो ये करती है कि बीच में नहीं, तो सर के टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सर ने मैथ्स में टूर्नामेंट्स कराए थे, पार्टिसिपेट किया था हमने भी, और बाकी के सब्जेक्ट्स 5 भी टूर्नामेंट से उस समय भी पार्टिसिपेट किया। तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जो भी सर कराते हैं A to Z आपको सब करना है। यहाँ आने के बाद आई थिंक कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे आ गए हो। हम तो बहुत ज्यादा भटकने के बाद यहाँ आए थे, तो थोड़ा टाइम लग गया, बट आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग जरूर सिलेक्शन लेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। धैर्य की परीक्षा चुप रहो, बेहतर होने तलक चुप रहो, चुप रहो, बेहतर होने तलक चुप रहो, चुप रहो, लक्ष्य पाने तलक चुप रहो, चुप रहो, सफल होने तलक चुप रहो। इसी कड़ी में सिलेक्टेड नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा शिवानी, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। दिल में जो छुपते थे, रहते थे दुबके से गाने लगे, पलकों की खिड़की पे अरमा वो चुपके से आने लगे, पैरों को हवा दी, कांधों को शाबाशी देकर चल पड़े, ये मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे, ये मौका जिंदगी। शिवानी का सिलेक्शन काफी पहले हुआ था और पोस्टिंग थोड़ी लेट मिली, और इस समय शिवानी पोस्टेड है हमारे होम टाउन कन्नौज में। तो जब इन्होंने अपने ज्वाइनिंग की सूचना मुझे दी तो मैं क्या फेलिसिटेशन में आप आ जाएंगे, तो छुट्टी लेके आएंगे। तो बच्चों के साथ अपनी जर्नी शेयर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ है, 2020 का रिजल्ट है मेरा। ज्वाइनिंग लेट हो गई मेरी, रिजर्व लिस्ट में था क्योंकि, ठीक है। मेरा मानना है कि हमें एक एम बनाना चाहिए। हम हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, हर चीज के लिए हम सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। मेरा एक एम था स्टार्टिंग से ही कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है। मैंने सिर्फ बैंक की प्रिपरेशन करी, एसएससी के एग्जाम मैंने कभी नहीं दिए हैं, सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन करी। और जैसा सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। मैंने पहले तो मैंने बहुत मक्कारी में मैं ऐसे ही प्रिपरेशन करती हो जाएगा, जैसे एकेडमिक्स हो गया वैसे हो जाएगा एग्जाम भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें सीरियस होना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है।
ऐसे एग्जाम देती रही, मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत सारे एग्जाम दिए। जब मेंस में आके पॉइंट से सिलेक्शन रुका तब ये समझ में आया नहीं हमें सीरियस होना पड़ेगा। फिर हम सीरियस हो गए, फिर एग्जाम दिए, फिर अच्छे से प्रिपेयर किया, मार्क्स दिए। पहले जो भी चीजें थी हमने प्रिपेयर करी, मैथ्स थी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जीएस वगैरह, प्रिपरेशन के बाद में मार्क्स दिए। फिर उसके बाद एनालिसिस किया कि कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जो मिस्टेक्स की थी फिर उसको वापस से सुधारने की कोशिश करी। उसके बाद में ही जब एग्जाम दिए तो वो आसानी से क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम देते हैं वो कोई अलग होते हैं, हम में से ही एक होते हैं। तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी एग्जाम हम लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं। और बाकी मैं क्या गाइडेंस दूंगी, सर है उसके लिए अच्छा, सबसे अच्छा गाइडेंस सर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू शिवानी। नेक्स्ट प्रियंका TSCBDT। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। मान शान यार की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। प्रियंका से भी चाहूंगा कि वो अपने जो भी इतना टफ टाइम रहता है, जो संघर्ष रहा उसके बीच में इन चीजों को, ये बहुत सारी चीजें फेस की हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। और दूसरी मतलब मेरी पेरेंट्स, सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मी, अगर मम्मी ना होती तो सच में आज हम यहाँ ना होते, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ने ही सब कुछ संभाला है। मेरी मम्मी ने हम दोनों बहनों की बहुत केयर करी है। और उसके बाद SSC जैसी इतने टफ एग्जाम की तैयारी करना। एक्चुअली एक बार मैंने सृष्टि जैन देशमुख का वीडियो देखा था, मैम का, सृष्टि मैम का, जो कि UPSC में 5th रैंकर थी। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने UPSC के लिए बोला था कि UPSC एक मैराथन है, उसी तरीके हमारा SSC भी एक मैराथन है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आप अगर ये समझ लीजिए, मेरी फ्रेंड ने कहा था एक बार आपको ध्यान देना है, मतलब एक बार आपको लगना है, अपना पूरा 100% देना है। अगर एक बार आप दे दोगे तो वो आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए साथ रहेगा। क्योंकि एक जो SSC का एक बार एग्जाम होता है तो वो समझ लीजिए 2 साल तक चलता है। 2 साल तो एग्जाम चलता रहता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैथ वगैरह देख लीजिए, इंग्लिश मैथ तो खैर रोहित सर हैं, क्योंकि हम रोहित सर से ही पढ़े हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं गए। और रोहित सर तो खैर है ही हैं, बाकी जानते हैं कि आजकल कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे लोग अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, बट आई थिंक रोहित सर हमको ऐसे मिले हैं जो ऐसा नहीं रहा है। शायद रोहित सर को ये बात नहीं पता है, रवीश भैया उस समय यहाँ पे स्टाफ वर्क करते थे तो मैं फीस नहीं जमा कर पाते थे। हम फीस वगैरह थोड़ी दिक्कत होती थी फाइनेंशियली, मम्मी की इतनी फीस ज्यादा सैलरी थी नहीं हमारे यहाँ, तो रवि भैया से बता देते भैया फीस नहीं जमा है, कार्ड वगैरह ना चेक करिए, तो रवि भैया कहते ठीक है जाइए जाइए, और मॉक वगैरह दे देते थे ऐसे हम लोग, और मॉक की भी फीस नहीं जमा कर पाते। तो रवि भैया बहुत सपोर्टिव थे। मेरा स्टाफ यहाँ पे अर्थ एकेडमी बहुत सपोर्टिव रहा शुरू से, हम लोग वहीं पे पढ़े हैं, हम सभी लोग वहीं पे पढ़े हुए हैं। बाकी मैथ देखिए, इंग्लिश में सबसे ज्यादा लोग रोते रहते हैं कि हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और मतलब इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा। देखिए, जब आप तैयारी करने आते हैं तो पहले दिमाग में, माइंड में ये बात रखनी पड़ेगी कि हम लोग प्री नहीं तैयारी करेंगे, मेन टारगेट हमारा मेंस रहेगा, क्योंकि मेंस 200 नंबर की वो होती है और प्लस हमारा 100 नंबर ये होता है, पूरे 700, जैसे सुबह ने कहा 500 का पूरा रहता है। तो आपको टारगेट हमेशा मेंस पे रखना होगा। मेंस में यानी कहने का मतलब है मैथ में रोहित सर तो खैर अपना कितना करा ही देते हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना मॉक दीजिए, और मॉक दीजिए तो ये नहीं कि मॉक में मेरे ये रैंक आई है, ये नंबर आए, उसके ये रैंक आ गए, उसके इतने अच्छे नंबर आ गए। आपने जितना किया है वो आपने अपनी मेहनत से किया है, तो आप अपना जो भी मॉक वगैरह दीजिए मैथ में, उसके बाद एनालिसिस करिए, चाहे जितना समय लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 आवर लगे, उसका एनालिसिस कीजिए, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और देखिए कि मेरी गड़बड़ी कहाँ हुई है, कहाँ मेरे क्वेश्चन में कौन सा गलत हुआ मेरा क्वेश्चन। उसी तरह इंग्लिश में
इंग्लिश में तो खैर हम लोगों ने नीरज सर के यहाँ पढ़ा था उस समय, क्योंकि निधि सचान जो 2018 में सिलेक्टेड हुई थी तो उस समय शायद केस वगैरह चल गया था, 18 वाले में कुछ समथिंग हो गया था, तो हम लोगों ने मेंस में बहुत उसमें प्रैक्टिस करी थी। नीरज सर ने काफ़ी प्रैक्टिस हम लोगों की करा दी थी, तो उससे मेरा प्रॉफिट 19 में बहुत हो गया था। तो उसी तरीके बाकी जो जीएस वगैरह है, तो जीएस की आप एक बार कहीं भी एक जगह पढ़ लीजिए, जीएस और रीजनिंग, उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल उसका रिवीजन मानना है, बस रिवीजन मानना है। बाकी तो इतने अच्छे टीचर तो मिलते ही हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। तो लगातार मेहनत, बात कहनी पड़ेगी अब खरी खरी, मेहनत करनी पड़ेगी भरी भरी। आशीष ओबीसी। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। आशीष भी मैं चाहूंगा आशीष से कि बहुत कम शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस और कॉमन एक्सपीरियंस शेयर हुए, तो आशीष भी अपने एक्सपीरियंस को बहुत कम शब्दों में और कैसे लगातार प्रयास करें बता सकते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। मैंने 2016 में प्रिपरेशन शुरू की थी। जब प्रिपरेशन शुरू की तो एसएससी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कुछ खास, क्या होता है कैसे होता है। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी यहाँ मौजूद है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो वहीं पे कोचिंग करता था। उसने मुझे बताया सर के पास कोचिंग के लिए, मैं आया यहाँ पे ज्वाइन किया। तो उसके बाद सर के गाइडेंस से प्रैक्टिस से मैंने अच्छी से मैथ क्लियर कवर की। और मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, कंपैरिजन मेरे और उसके बीच में क्या अंतर है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, बट है क्या, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं छोटी छोटी। तो वही चीजें हैं जो छोटी छोटी समस्याएं जो बहुत ही ज्यादा है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई थिंक सबसे पहले हम अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, समस्याएं तो बाद में होती हैं। तो जो समस्याएं इग्नोर करने लायक हैं तो वो कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे पहले फोकस करें। मेन चीज यही अंतर था मेरे फ्रेंड और उसके बीच में, मेरे बीच में, कि अभी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया है जी सर, लेकिन हाँ अच्छे से मेहनत कर रहा है, मुझे पता है हो जाएगा सिलेक्शन। और सर मैथ के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सर के लिए सर इतना ही प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोग सर को ही केवल फॉलो करते रहिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए इतना अच्छा सर सफिशिएंट है। और एक कोचिंग के लिए तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ समझ सकते हैं। थैंक यू। के बाद शशांक एक्साइज होते हैं। छुपाने की हो आस आस, कोई छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे। तो शशांक इससे पहले CHSL में भी शायद आपसे मिले होंगे, और ये सिद्ध करता है कि लगातार अगर एक बार ईमानदारी से आपने मेहनत कर ली तो आगे के कोई भी पद बहुत कठिन नहीं है। अगर आप अपनी उस तैयारी से CHSL सेलेक्ट हो सकते हैं, MTS सेलेक्ट हो सकते हैं, तो विद द सेम प्रिपरेशन उसी तैयारी से आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जर्नी सबकी सेम है, तो मैं मेनली फोकस करूंगा कि एक्चुअल में हमने तैयारी कैसे करी, जो मैंने यहाँ काम देगा और आपको भी काम देगा, ठीक है।
तो मेनली तैयारी मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मेनली जो हम लोग बच्चे हैं साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो हमने बीएससी स्टार्ट करा, तो मैथ्स में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, क्लास 6 तक तो मेरी मैथ्स तो ऐसे ही थी कि हम स्कूल से घर वापस आ जाते थे। 9th से, हाँ लिटरली 9th से ऐसा मोड आया कि यार मैथ्स से प्यार हो गया, इतना ज्यादा प्यार होगा कि बस मुझे मैथ्स करना है, मैथ्स में ही कुछ करना है। तो जब यहाँ पे अच्छा 12th के बाद जो निकलेगा 12th के बाद उसको सीधा यूपीएससी क्लियर करना होता है, उससे नीचे तो उसका कोई सपना ही नहीं होता। 12th के बाद सीधा यूपीएससी। अच्छा, तो हमारे एक भैया है, तो उन्होंने हमें बताया कि भैया पहले एक एसएससी होता है, वहां पहले क्लियर करो, उसके बाद तुम यूपीएससी चलना। अच्छा, आ गए यूपीएससी एसएससी में, तो यहाँ की मैथ्स देखी, क्लास 10th लेवल की मैथ होती, फटाफट क्वेश्चन हो रहे होते, मजा आने लगा। तो जब मैथ्स में इंटरेस्ट लगने लगा, तो मैथ्स लिटरली बता रहा हूँ, इतनी मैथ्स लगाई कि हमने एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब मेरा राइट हैंड मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। दिन में 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन कब खत्म हो रहे पता नहीं, दूसरा सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं दिया। 2017 प्री हुआ, मैथ्स 50 आउट ऑफ 50, मेंस में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वहां थोड़ा डाउन हुए, लेकिन फिर इंग्लिश में हम फेल होने लगे। तो हाँ, लिटरली इंग्लिश में हम फेल होने लगे। तो मैथ्स का तो पता है सबको, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने, मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी प्लस मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने। उससे ये होता है कि हमें एट अ टाइम कितने सारे सब्जेक्ट्स के, कितने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हम हिट कर पा रहे हैं। मेनली बात ये हो गई। इंग्लिश की बात हो गई, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दिलाते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्लोज टेस्ट। तो अच्छा, जो हम चीज कर सकते हैं, रट सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक बार प्रैक्टिस करो कि भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब यहां चेंज होती है, इसमें ये लगता है, वॉज है तो ये करना है, दैट है तो ये करना है। तो वो 47 नंबर हमने पहले पक्का करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रैक्टिस करी, और वो 47 के 47, वो एक नंबर नहीं कटना, तो वो 47 नंबर हमने पहले वो पक्के कर लिए। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक अच्छी से अच्छी बुक है एसपी बख्शी, तो एक वो बुक हो गई, तो आप इडियम फ्रेजेस उससे तैयार कर सकते हैं। हाँ, वोकैब की बात आती है, वोकैबुलरी, हमने वोकैबुलरी में गधों की तरह प्रैक्टिस करी है। सच बताएं, मेरे जैसा बेवकूफ नहीं हुआ, पहले तो प्रीफिक्स सफिक्स से लर्न करिए, उसको लर्न तो कर लिए, उसके बाद वो तो हमने हिंदी में याद करिए, अबेज द पेन, अबेज द एनिमी, अबेट द पेन, इस तरह याद तो कर लिया। जब उसकी वोकैब वहां पे 4 ऑप्शन इंग्लिश में ही आने हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो फिर हमने उस वोकैब को इतना लिख कर याद किया, इतना लिखा है कि मतलब हमने ऐसे कर लिया था कि एक नॉर्मल बुक आती है, तो उसमें ए से जितनी वोकैबुलरी है, पहले उसको मैं केवल वोकैबुलरी लिख लेता था, उसके मैं कम से कम 10 सेट बनवा लिए, और हफ्ते में एक सेट उठाता था। जब पूरी लर्न हो गई ए वाली, तो वो हफ्ते में एक बार मैंने पूरा लिख करके संडे को देख लिया कि हाँ ए तो कंफर्म हो गया। और एसएससी की जो मैक्सिमम वोकैबुलरी आती है, वो नॉर्मल लुइस एसटी बख्शी बुक से कवर हो जाती। एक दो यार इतना तो डिक्शनरी में भी है तो नहीं कवर कर सकते, तो मैक्सिमम जितना कर सकते हैं तो वो नॉर्मल लुइस और एसटी बख्शी से हो जाता है। अभी जीएस की बात, वो तो सबका भैया इग्नोर्ड पार्ट होता है, कोई तैयार नहीं करता, तो भाई मार्क्स आने लगे जीएस में कम, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, तो मुझे लगा भी ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो जीएस में मैंने क्या किया है कि जीएस में स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, स्टैटिक टॉपिक जीके तैयार कर लेना, क्योंकि टीसीएस एग्जाम करा रहा है, उसका मेनली फोकस होता है करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स के जो स्टैटिक टॉपिक्स हो गए, जैसे कि टूर्नामेंट्स कहाँ पे हुए, कितने समिट्स हुए, कितने एक्सरसाइज हुई, तो उनको जो हमने पर्टिकुलर उनको लिख करके उनको लिखना, उनको डेली रिवाइज करना, और आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी जीएस में मेरे लिए सही होगा तो मेरे लिए समझो जीएस पार कर गए हम। 30 नंबर बहुत होते हैं जीएस में आई थिंक। तो जीएस यहां से तैयार कर ली। और रही बात रीजनिंग की, मैथ्स में जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी इतना होन हो चुका होगा
कि रीजनिंग ऑटोमेटिकली होने लगती। हाँ, कभी कभी कुछ टॉपिक जैसे कैलेंडर हो गया, कुछ टॉपिक गलत हुआ तो उसका यूट्यूब वीडियो देख लिया, सर से पूछ लिया, तो ये हो गया। ये तो होगी तैयारी वाली बात। अब आती है मोरल सपोर्ट की और इमोशनल सपोर्ट की। लाइफ में कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार सब कुछ छोड़ दे। हम भैया के पास चले तो भैया यार ये नहीं हो रहा, तो भैया नहीं करना है, भैया ये चीज नहीं हो रही, नहीं करना है। तो वो जो एक जिद हो गई थी मेरी, भैया अब तो एसएससी निकाल के रखना है। तो पहले CHSL वाला निकला, मजा नहीं आई मुझे, फिर CGL निकला जिसका मेन टारगेट था। तो आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे लिटरली इतना अच्छा लग रहा है आप लोग के सामने। हम भी अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगा, भैया से हमेशा मैंने ऐसे तैयारी करी कि मैं वहां फ्रंट सीट पे बैठता था। लड़कों की तो पहली सीट होती थी कि मैं बस इतना सीखता था कि केवल भैया हैं और हम हैं, बाकी क्लास है ही नहीं, खाली है, केवल भैया पढ़ा रहे और हम देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। वो क्लास से क्या मतलब है हमें नहीं समझ में, क्लास खाली है, भैया और हम। तो आई कांटेक्ट भैया से जरूर बना के रखें और कभी भी किसी भी डाउट को पूछने में शर्माए नहीं कि इतने सारे लोगों में हम कैसे हाथ खड़ा करके पूछें। क्योंकि अगर आज आप बेवकूफ बन गए तो चल जाएगा, लेकिन लाइफ के 10 साल बाद बेवकूफ बनेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, बस जर्नी। हाँ, एक और मैं बोलूंगा, मैक्सिमम जो हम लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं मैक्सिमम। तो मेरे पापा ने एक बात कही थी कि हमारे आज के जो अभाव हैं हमारे कल में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। अभाव यानी हमारी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे जो आज के अभाव हैं, जैसे हम यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दूसरों को देख करके हम लेवर होते कि यार उसके पास तो ये है, उसके पास आईफोन है। तो उन सबको इग्नोर करते हुए हमको बस आगे बढ़ना है। उनको आईफोन नहीं देखना है उनका, क्योंकि हमारे पास भैया सुमित्रा है, हमारे पास भैया के नोट्स है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। पिछली बार के लिटरेचर में और एक कविता है हमारे एक बच्चे ने लिख के दी थी हमें, मैं पूरी एक साथ सुनाता हूं आपको। कि समय तो लगता है शिखर पे जाने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, शिखर पे जाने में समय तो लगता है, पंछी को उड़ने में, चींटी को चढ़ने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, महल बनाने में, घर सजाने में, सागर में जाकर मोती निकालने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, कविता बनाने में, अलंकार सजाने में, रस को दिखाने में, छंद सजाने में, अच्छा कवि बनने में, लोकप्रिय होने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में। घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, नई खोज करने में, मूल्यता दिलाने में, गिरते हुए पत्थर को मूर्ति बनाने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में। तो लगातार प्रयास करें, समय बहुत ज्यादा लगता है और समय लगेगा भी। अगर चीजों को बेहतर करना है, अच्छा करना है, गहरा पढ़ना है और सिलेक्शन के लिए तैयार होना है तो टाइम तो लगेगा। आगे अरुण, इसी बीच रिजल्ट आए, अरुण नेवी। परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। तो अरुण ने कैसे क्या चयन लिया, क्या क्या चीजें हुई और संस्था का कैसे योगदान रहा, उसके बीच एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि नेवी के सिलेबस में जैसे अगर वाई ग्रुप देखेंगे तो उसमें अर्थमेटिक और आती है वक्त है। कोई वाली वाला थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2017 से शुरू की। पहले मैं 2015 में इंटर जब पास किया था तो मेरी दीदी थी, वो बैंक की प्रिपरेशन करती थी।
और उसका सिलेबस और इंटर की जो मैंने एयरफोर्स नेवी की तैयारी की थी वो काफी डिफरेंट था मैथ में। तो दीदी जब सवाल लगाती थी तो लगता था ये पता नहीं क्या लगा रही तब भी नहीं आ रहा हो। फिर वहां से जब नहीं हुआ तो फिर एसएससी की तैयारी के लिए मैं अर्थ अकेडमी में एडमिशन लिया। यहाँ शुरू में भैया जब आते थे तो कहते थे कि केवल 100 सवाल लगा लेना, 100 सवालों की केवल और धीरे धीरे प्रैक्टिस बैच में एडमिशन हुआ। वहां पे भैया जब देते थे सवाल तो 300 350 सवाल, वो भी केवल में। कितना कठिन होता है भैया के लिए, मतलब आसान सबके लिए, लेकिन करते रहोगे धीरे धीरे तो बहुत आसान हो जाता है। यही था, शुरू में दिक्कत हुई लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा और यहाँ तक पहुंचने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें भैया का सपोर्ट और घर वालों का सपोर्ट, सबके सपोर्ट की जरूरत होती है और खासकर पेशेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जो कि 4-5 साल लगातार तैयारी करना, बहुत बीच में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर लगातार आप तैयारी करते रहेंगे तो यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। इसके बाद रिजर्व सेंट्रल बैंक। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, तो ऋषभ से चाहूंगा कि इस आरंभ प्रेजेंट के साथ साथ अपनी जर्नी शेयर करें। जैसा कि भैया ने अभी आपको बताया था कि किसी का पहले से फिक्स नहीं होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। 2019 में जब मैंने अर्थ अकेडमी ज्वाइन की तब मैं भी एसएससी की तैयारी करने ही आया था। तो इसके बाद फिर 20 में जब प्री हुआ तो प्री में मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, मैंने जस्ट कट ऑफ क्रॉस किया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। फिर जब मेंस हुआ तो मेंस में खैर मैंने, क्योंकि कोरोना आ चुका था तो काफी टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए, तो मेंस में मैंने अच्छा स्कोर किया, नॉर्मलाइज होकर वो मतलब काफी अच्छा बन गया। देन फिर जब 2021 में जुलाई के आसपास जब टीयर 3 तक का रिजल्ट आ गया तो मेरे 580 नंबर बने। मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं होना तो नहीं है।
और फिर एक ये भी मन में था कि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली बिल्कुल तैयारी को पूरी तरह से बैंक की तरफ मोड़ दिया। हालांकि मेरे घर वालों ने भी कहा कि नहीं, तुम्हें पागलपन कर रहे हो कि 2 साल तुम एसएससी में दे चुके हो और अब अचानक से ऐसा डिसीजन, और खासकर तब जब आपके सर्वाइव पे बात आ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी समय मेरे लिए भी मुश्किल थी कि मैंने किस तरह से, हालांकि मेरा पर्सनल डिसीजन था, लेकिन फिर भी वो मैंने सोचा कि नहीं, अब करना है तो करना है। और ये भी सुना था कि बैंक में 6 महीने में आप बैंक के अंदर आ जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लें। तो हालांकि नई चीज़ तो मेरे थी, लेकिन मैंने फिर वही, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित रहता हूँ, एक बात उनकी मुझे ये समझ में आती है कि वो उस लैंग्वेज में भी बात कर लेते थे जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होती थी, क्योंकि उनका फोकस बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अपने जो भी मेरा इतने दिन का ये रहा है, और लोग मुझसे कहते हैं कि आपने कम टाइम में बहुत जल्दी मतलब कर लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने 20 साल पढ़ाई की है। ये कम समय कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब भी मैं खासकर हम जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, तो मतलब एक कॉलेज में टॉप करना या फर्स्ट आना, मतलब हालांकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप 40-50 बच्चों में भी अच्छा कर रहे हैं तो आप लाइफ में भी अच्छा करेंगे। क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे होते हैं कि 10 लाख फॉर्म पड़े या 15 लाख, मुश्किल से 50-60 हजार लोग होते हैं जो वाकई में जो सोच रहे होते हैं कि मुझे कुछ करना है। फिर कुछ लोग ये बोल देते हैं कि नहीं, बड़े आसानी से बोल देते हैं नहीं आपका लक रहा होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ लक रहा होगा, क्योंकि अगर लक रहा हो तो फिर हम लोग आई क्यों रहे हैं यहाँ पर? सीधे घर में बैठ के लक का इंतजार करते हैं, जिस भी दिन लकी डे होगा उस दिन आप कुछ भी कर लेंगे। तो फिर अभी मैंने मतलब मुश्किल, अभी आज के टाइम पर अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। मैं अगस्त सितंबर में स्टार्ट किया है, दिसंबर में मेरा प्री हुआ, जनवरी में मेंस हुआ, फरवरी में इंटरव्यू हुआ, तो और अप्रैल में मेरा रिजल्ट आ गया। तो मैं ये समझूंगा कि मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इतने कम टाइम में मैंने सिलेक्शन लिया है तो मैंने फोकस बहुत रखा है। प्लस हिंदी मीडियम के बच्चों की जो ये रहता है ना कि इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, तो मेरी मतलब ठीक थी, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी है। बट मैं एक चीज समझता हूँ कि कभी कभी जैसे क्लोज टेस्ट आता है या आपको पैरा सॉल्व करना होता है, तो जो इंग्लिश मीडियम में जिसने अच्छे से पढ़ाई की होती है उसको क्या होता है, उसको लैंग्वेज की पकड़ होती है कि वो फ्लो में पढ़ता चला जाता है। और हम लोग क्लोज टेस्ट जब दे रहे होते हैं तो उसमें पता नहीं हेल्पिंग वर्ब की गलती कर दिया, कुछ कर दिया। तो मैंने रीडिंग पे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत पढ़ा है, लेकिन रीडिंग पे ऐसे ध्यान जरूर दिया है। आपको लोग बोलते हैं कि आपको अगर रीडिंग अच्छी करनी द हिंदू पढ़िए, एक्चुअल में जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वही द हिंदू पढ़ते हैं। आप अच्छी करने के लिए नहीं पढ़ सकते हैं द हिंदू, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। तो मैंने जो नॉर्मल बुक्स होती है, आप 9-10 क्लास स्टैंडर्ड की बुक्स ले लीजिए, एक आप थोरो रीडिंग जरूर करिए, भले 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए। वोकैब तो आपको याद करनी है, ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज जैसे हिंदी में है, अब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ, अगर मैं एक भी ऊपर नीचे करूंगा आप पकड़ लेंगे, सब लोग पकड़ लेंगे। भले हिंदी कोई ये नहीं कि वही इसकी बुक पढ़ता है, क्योंकि अब हम लोगों को इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम लोग घर में इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, हर चीज इंग्लिश में विद ग्रामर, और ग्रामर तो फिर और भी खराब होती है। तो एक ये चीज रहती है कि थोड़ी देर अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको टाइम फिर भी देना पड़ेगा चीजों को पढ़ने के लिए, लेकिन एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरी इंग्लिश इस काबिल हो गई है कि हाँ मैं एग्जाम में देख के 4 ऑप्शन में 3 डिलीट जरूर कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ जो कम टाइम में मुझे सक्सेस मिली उसमें इस चीज का योगदान रहा। प्लस मेरे मदर फादर ने आज तक, जैसे 2015 में मैंने इंटर कर लिया था, फिर मैंने पता नहीं क्या ही नोट था कि बीएससी ही कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इससे क्या मिला, तो मैंने बीएससी ही की सिर्फ। 19 में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हालांकि मेरे घर में एक बार भी ये नहीं बोला गया कि नहीं टाइम लग रहा है या क्या कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा और भैया का भी काफी सपोर्ट रहा। मैंने बहुत दिन तो नहीं, हालांकि 10 महीने तैयारी की है। 2020 के बाद मैंने फिर सेल्फ स्टडी की है। तो यही सब चीजें रही जो आपके साथ भी कॉमन रहेंगी, तो आप भी इसको अपने तरीके से लीजिए। थैंक यू। अमित एयरफोर्स। जैसे मैंने अभी आराम में प्रचंड है सुनाया, तो ये तो शुरुआत से ही रहा था, लेकिन ये जो पोएट्री है रामधारी सिंह दिनकर की है और उत्तम कुमार विश्वास ने गाया है। एक एक लाइन अंत तक सुनिएगा अभी। बना कर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते।
और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो। बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। अमित अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस कविता की लाइनों को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मन करे तो उसको यूट्यूब पे सर्च करके सुनिएगा। और लाइनें पूरी शुरुआत में डिमोरलाइज हैं लोग और उनको अंत तक रामदाई सिंह दिनकर जी ने साधुनी की है और उन्होंने अंत में उसको मोटिवेट किया है। तो आपको दिखेगा कि लोग बहुत डिमोरलाइज होते हैं और बाद में उनके सामने उसका आंसर कविता में ही किया गया। गुड मॉर्निंग वाला फ्रेंड्स, मेरा एयरफोर्स में सिविल पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा टाइम लग गया, मैंने 2012 में इंटर कर लिया था। फिर थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई से थोड़ा दूर होना पड़ गया, कुछ डिस्टेंस हो गई 2-4-5 साल की। रिस्टार्ट किया फिर से, तो जब स्टार्ट किया था तो फिर लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो हम लोग इंटर में जब पढ़ के आते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें रिवाइज होती हैं। फिर जब थोड़ा गैप हो जाता है उसमें तो हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता उसमें। तो ये था कि अब थोड़ा प्रॉब्लम ठीक हो गई है, दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जब सर के पास आए तो इस टाइम तो सर पढ़ा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सर बीच क्लास में आए हुए थे। तो सर बीच जो बोलते थे कि जो भी नए बच्चे आए हैं वो अभी 2-3 दिन कंटिन्यूस ऐसे देते रहेंगे, उनके फिर जब कुछ नया स्टार्ट होगा तो उन्हें समझ में आएगा। तो मैं कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने छोड़ देंगे। कुछ नहीं, फिर पढ़ते रहे। फिर जब नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए तो फिर समझ में आने लगा, तो फिर यहीं पर कंटिन्यू स्टार्ट करते रहे, फिर चलता रहा ऐसे ही। फिर आफ्टर 1 ईयर सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन पॉलिटेक्निक में हुआ, जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस पे पेपर में फोटो आ गई दूसरे दिन, सब पड़ोसों में ही पता चल गया कि हाँ ठीक है पढ़ रहा था। तो आगे 1-2 लोग मिलने भी कांग्रेचुलेशन देने लगे। तो ये था कि जॉब का तो है नहीं, ये ऐसे ही निकला हुआ है, कोई बात नहीं। फिर आसपास लोग जा आते थे, कोचिंग तो बराबर ही आते थे, लेकिन फिर लोग पूछना स्टार्ट कर देते थे, क्या अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं अभी तक, कब तक होगा? तो कहते कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं, अभी हो जाएगा धीरे धीरे।
बात काफी हो गई, तो घर में अक्सर करके फोन आ जाते थे, रिश्तेदारी में कहीं जाते थे तो वो लोग भी पूछ लेते थे क्या हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी आप पढ़ ही रहे हो। हमने कहा पढ़ रहे हैं सर अभी। काफी ज्यादा हो गया था। फिर उसके बाद जस्ट एक सिलेक्शन हुआ आर्मी में सिविल पोस्ट पर, फाइनल से उसके बाहर हो गए। उसके बाद लगा कि नहीं भी कुछ कमी है, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया, फिर घूमना फिरना सब बंद कर दिया बिल्कुल। रिश्तेदारियों में भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां जाते थे तो लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछते थे, अभी पढ़ रहे हो। तो उधर का बिल्कुल ही बंद कर दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब से 2 सिलेक्शन हुए थे मेरा, एक एयरफोर्स सिविल में और आर्मी सिविल में, तो एक सिलेक्शन 4 दिन के अंदर दोनों मेरिट आई मेरी फाइनल। तो उस टाइम भी घर पे रिश्तेदारी में से शादी वगैरह थी, तो वहां पर एक मम्मी से क्वेश्चन किया होगा कि अभी जब देखो तो एग्जाम ही रहता अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आदत पड़ गई थी। अब तो ये होता कि करीब 2 साल से ऊपर हो गया कि ठीक है, तो कहते ही रहते, कहने तो जब हो जाएगा सिलेक्शन तब बता देंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एयरफोर्स का सिलेक्शन कुछ जल्दी प्रोसेस पूरा हो गया इसका, 2 महीने में फाइनल रिजल्ट आ गया कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। फिर बोल दिया सबको कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। बस ये बोलेंगे कि अभी एग्जाम अभी पहले भी देता था, अभी आगे भी एग्जाम देगा। सर के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और आगे भी तैयारी करते रहेंगे, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। थैंक यू। तो आज की कार्यक्रम के समापन का समय आ गया, क्योंकि लगभग जितने बच्चे थे सभी, शायद कोई रहे तो नहीं है, हमारी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं बचा, तो सभी का सम्मान किया जा चुका है। तो ओवरऑल आज का कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो आज आप टाइम में ये चीज आपने सीखने को देखी कि मतलब टाइम चीजों का लगता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही बहुत लंबा है। ठीक है, तो लगातार आप लोग प्रयास करें। और जैसे ये सभी बच्चे चयनित होकर अलग अलग पदों पर यहाँ आ रहे हैं, इसी तरह से आप अगर वास्तव में कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं, स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएं। मैं तैयारी के लिए बार बार ये बताता रहता हूँ कि तैयारी को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी एक एक्सप्रेस गाड़ी जैसी है, जो स्टेशन से हरी झंडी लेकर आगे बढ़ती है, ना कि वहां रुकती है। और जो लोग हर स्टेशन पर रुकते हैं वो पैसेंजर या मेमो बन के रह जाते हैं, कि उनकी स्पीड कभी वो हो ही नहीं पाती जो डिमांडेड है। मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम ना दें, उस पर ध्यान ना दें, बिल्कुल ध्यान दें, लेकिन ऐसा कभी ना करें कि एक तैयारी के लिए, एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली आप बाकी सारा सब तैयारी रोक दें और एक एग्जाम फाइट हो या उसमें आपके नंबर खराब हो जाए तो आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी हो। तो आप जो तैयारी जो कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपके डिसाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू, उसी तरह उनको लगातार तेजी चलते रहे। एग्जाम आए उसको ऐसे दिया जैसे आप क्लास में टेस्ट देने आते हैं, क्योंकि ऐसा आप एक हफ्ते में कुछ करने भी वाले नहीं, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है जो आप लगातार करते रहेंगे। एक नॉलेज रिजर्वायर के कंसेप्ट जैसा कि बूंद बूंद करके भरता है, एक टाइम आके वो बड़ा पूरा भर जाएगा और आपका चयन हो जाएगा। बट उसको अगर आपने बीच में कहीं रोका तो छलक भी सकता है। ठीक, तो इसे लगातार प्रयास करते रहे। थैंक यू।